देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और जो डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो, ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है बेसिस एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 3। ये थ्योरम नंबर 9 है, पेज नंबर 47 पर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है इफ W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेस। इसका मतलब ये हुआ W1 W2 दिया हुआ, ये 2 सब स्पेस हैं। किसके हैं? आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस BF। फाइनाइट का मतलब निश्चित, डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन से है, वेक्टर स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस BF। यानी W1 W2 दोनों सब स्पेस हैं, किसके हैं? BF की। और फिर हमें ये प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको हम नोट करते हैं। सबसे पहले इसे नोट करते हैं, क्या दिया हुआ है देखें, प्रूफ डाल देते हैं। प्रूफ सुनो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। लिखा हुआ है, दिया हुआ है इसमें गिवन, क्या दिया हुआ देखो। ये दिया हुआ है W1 एंड W2। W1 एंड W2 क्या है? R2 सब स्पेस ऑफ BF। ये BF के क्या है? सब स्पेस है, ठीक है। और फिर प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है डायमेंशनल W1 प्लस W2, और ये बराबर इसके प्रूव करना है डायमेंशनल W1 डायमेंशनल W2 माइनस डायमेंशनल W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमें प्रूव करना है। अब W1 W2 दो सब स्पेस हैं, किसके? BF के। अगर ये दोनों सब स्पेस हैं तो सब स्पेस की कंडीशन में मैं तुम्हें बता चुके हैं, ये W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस किसका होगा? BF का होगा। क्योंकि अगर ये सब स्पेस हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी BF का क्या कहलाएगा? सब स्पेस। ये सब स्पेस के रिलेशन में तुम्हें समझाया जा चुका है। तो लिख देते हैं हमें बी नो W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ BF। ये दोनों सब स्पेस किसके होंगे? BF के। बात समझ। ये इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे कोई एक उदाहरण ले लें, A बराबर मान लो हमने A 1 2 3 मान लिया। A ला उधर लिख दें, अच्छा इधर ना लिखते हैं। सपोज दैट A बराबर मान लो हमने A मान लिया है 1 2 3। वैसे मालूम तो है ही है, जहाँ से थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स खत्म होता है वहीं से ये 5 सेमेस्टर का शुरू होता है, इसलिए ये सब पढ़ाया जा चुका। अगर B बराबर मान लो इस तरह से है 2 3 4 ए है, तो अगर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B इसमें से कॉमन वर्ड आएंगे। वो कॉमन वर्ड कितने हैं? 2 और 3। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है। ये उदाहरण देके हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसका मतलब A हो गया। अब क्या है? अब यहाँ से कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये सबसे पहले इंटरसेक्शन जो आ गया यहाँ पर, इसी को मान लेते हैं डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 ये बराबर मान लेते हैं n। मानने के लिए तो तुम बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी मान लो। तो इसलिए इस डायमेंशन को हमने, इसके डायमेंशन को हमने किसके बराबर मान लिया? n के बराबर मान लिया। अब कोई भी सेट मान लेते हैं जो W1 इंटरसेक्शन W2
को फॉलो कर रहा हो, तो इस सेट को हम लिख लेते हैं लेट एस। अब सेट यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं x1 x2 डैश डैश axn, ये कोई भी हमने सेट मान लिया। अब एक किसका सेट है? इज बेसिस, ये बेसिस को तो प्रदर्शित करेगा ही करेगा। किसके बेसिस को? W1 इंटरसेक्शन W2 को। लिख देते हैं इज बेसिस W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस को ए सेट प्रदर्शित करेगा। ये ऐसा यहाँ पर मान लिया है। अब अगर ये बेसिस के सेट को प्रदर्शित करेगा तो हमें मालूम है, क्या मालूम है वो समझो। ए W1 इंटरसेक्शन W2, यानी W1 और W2 का इंटरसेक्शन, ये W1 W2 का इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट कहलाएगा। किसका कहलाएगा? W1 का भी कहलाएगा, W2 का भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ये सेम सबसेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी समझो। जैसे ए बराबर मान लो 1 और 2 है, और बी बराबर भी मान लो 1 2 है, 1 और 2 है, 1 2, इन दोनों में एलिमेंट ए हो बराबर हो गए तो ए, इसका मतलब हो गया ए बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। बात समझ में आई? ये कहलाता है सबसेट। अगर बराबर कोएफिशिएंट इसमें बराबर भी आता है, इसलिए ये बराबर को भी प्रदर्शित करता है। अब क्या है? ए W, यहाँ पर बात को समझो, ए अलग समझो। जैसे ए है W1, अगर ये इंटरसेक्शन है W2 का, तो ये सबसेट किसका होगा? क्यों किसका? जैसे हमने तुम्हें उदाहरण अभी दिया, ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर है 2 3 4 मान लो। तो ए इंटरसेक्शन बी, और ए यहाँ पर क्या दिया उदाहरण? 2 और 3 को दिया, वो उधर लिखा हुआ है, इधर फिर से लिख दिया हमने। तो इसका मतलब है 2 और 3 ए में भी है, ए भी है, इसलिए ये सबसेट ए का भी कहलाएगा। ए का मतलब हुआ W1 का भी कहलाएगा। बात को समझ में आ रही? अगर ए 2 और 3 है तो 2 3 इसमें भी है, इसलिए सबसेट किसका कहलाएगा? W2 का भी कहलाएगा। मतलब समझ में आया? क्या ऐसे समझ लो, ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो। अगर ये W1 मान लें और ये W2 मान लें तो यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 ए आएगा। तो इसका मतलब W1 जो है उसमें भी 2 3 है, इसलिए सबसेट W1 का भी हो जाएगा। और ए वाला W2 है, ये 2 और 3 जो है वो W2 में भी है, इसलिए सबसेट किसका हो जाएगा? W2 का भी हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसेट W1 का भी है और सबसेट किसका है? W2 का भी है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हुआ ये सबसेट W1 का भी है और ये सबसेट किसका हो जाएगा? W2 का भी हो जाएगा। ये बात खूब समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब समझ गए? यानी कि फिर से समझ लो, अगर ये इंटरसेक्शन 2 और 3 आया है, 2 3 W1 में भी है, ये इसलिए इसका भी सबसेट है, 2 3 W2 में भी है, इसलिए इसका भी सबसेट है। बात समझे? इसलिए ये लिखा। अब इसको बिगाड़ देते हैं, ठीक? ये लिखा हुआ इसीलिए दोनों चीज हमने इधर लिख दी। ठीक, अब समझो ध्यान से। अब क्या है? अब ये सबसेट हो गया, ये सबसेट W1 का भी हो गया, यानी कि इसमें भी W1 है, इसमें भी W2, यानी कहने का मतलब इसमें भी ये है, इसमें भी B है। ठीक, अब क्या है? अब यहाँ पर जो हमारा AS है, इसको एक्सटेंड करते हैं। फार्म आप बेसिस W1 और W2 की फार्म, यानी कि एक्सटेंड करते हैं, लिखते हैं AS कैन बी एक्सटेंड। किस में एक्सटेंड करें? टू फार्म ऑफ बेसिस, टू फार्म ऑफ बेसिस। ये बेसिस की फार्म में है, फॉर W1 एंड W2, फॉर W1 एंड W2, और किसकी फार्म में है? W1 एंड W2 की। अब इसको एक्सटेंड करें यानी चेंज करें तो हम ये मान लेते हैं, ये W1 जो है उस सेट को मान लेते हैं AS1। अब S1 ये तो हो गया सेट। अब इसको जब एक्सटेंड किया जाएगा, जब किसी को एक्सटेंड करते हैं तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होगा तो इस सेट को सुपरसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सुपरसेट इसका हमें सुपरसेट तो मैं बता चुके हैं पीछे, यानी कि एक सेट ए हो गया और इसमें एक से अधिक सेट आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएंगे। सुपरसेट का मतलब हुआ जाए कि एक सेट के साथ ना होके एक से अधिक सेट हो उसमें,
बात समझ, तो वो क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। तो इस तरह से S1 जब एक्सटेंड हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं इसमें X1 X2 से XN तक के एलिमेंट है, XN तक के एलिमेंट है, और दूसरा हम मान लेते हैं Y1 Y2 से YM तक के एलिमेंट है। अब ये सुपरसेट क्यों है, क्योंकि इस टाइप के इसमें एक से अधिक 2 सेट है, इसलिए ये क्यों S को एक्सटेंड कर दिया S1 में। अब इसकी डायमेंशन लिखें। अब ये सुपरसेट हो गया, अब किसका हो गया, बेसिस की फॉर्म में हो गया, W1 की फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर इसका अगर डायमेंशन लिखें, डायमेंशन W1 लिखें। अब डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, अगर इसमें एलिमेंट n तक है और m तक है तो इसकी डायमेंशन कहलाएगी n प्लस m, इसकी डायमेंशन कहलाएगी n प्लस m। और इसी तरह से S को एक्सटेंड कर दिया, मान लो S2 में, S को एक्सटेंड कर दिया X2 में। अब की कोफिशिएंट ले लें, इसी से रिलेटेड रखें, एक इसका रखें और एक कर दें Z का। तो हम इस तरह से लिख लें, मान लें X1 X2 से XN, और इधर लिख लें Z1 Z2 से ZL तक, ये ZL तक। अब S2 हो गया। अब ए भी सुपर सेट हो गया, किसका हो गया, S का। ये S सेट है, उसका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। S एक्सटेंड हो गया किसमें, S1 में और S2 में। अब इसका हम डायमेंशन लिखें, अब इसका लिखें डायमेंशन। अब डायमेंशन किसका लिखें, S2 का। S2 किसको बिलोंग कर रहा है, W2 को, इसलिए W2 का डायमेंशन, इसमें एलिमेंट की संख्या n है और इसमें l है, इसलिए ये हो जाएगा n प्लस l, ये हो जाएगा n प्लस l। ठीक है, अब आगे भी बताते हैं, देख ले जरा वीडियो कहाँ चल रही, सही चल रही, नहीं चल रही, हाँ ठीक है, ठीक सही, ये हो गया यहाँ तक, यानी डायमेंशन W2 कितना हो गया, n प्लस l। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसकी हम पहले RHS हल करते हैं, फिर LHS हल करेंगे। अब लिखते हैं RHS, अब लिखते हैं RHS। RHS में क्या है, ये है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस का है डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये है। अब इसकी वैल्यू रखें, अब वैल्यू रखें यहाँ पर डायमेंशन W1 हमारा ये आया है n प्लस m। डायमेंशन W2 जो आया है वो आया है n प्लस l, और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 ये हमने पहले ही n के बराबर माना था, n के बराबर माना, ये n के बराबर माना है, इसीलिए n के बराबर माना, इसीलिए इसमें कोफिशिएंटों की संख्या कहाँ तक रही, n तक। अगर n तक है तो इसकी डायमेंशन क्या कहलाएगी, n। बात समझ गए, n क्यों माना गया, ये इसको n जब माना गया तभी तो ये n आया यहाँ पे, और x एलिमेंट क्या होगा, n। अब इसमें डायमेंशन n प्लस m है तो इसमें एलिमेंट n है और क्या है, m है, इसका n प्लस l है, इसलिए यहाँ पर n है और यहाँ पर क्या है, l है। अब इसको लिख सकते हैं, बेसिस किसका है, ये बेसिस है W1 का और ये बेसिस किसका है, W2 का। लिख सकते हो आगे, बात समझ में, लिख लो एज बेसिस किसका है, ये S1 का, इसलिए ये W1 का है, इसलिए डायमेंशन W1 लिखा। और एज बेसिस, ए बेसिस किसका है, ए बेसिस है W2 का, इसीलिए इसको लिखा है डायमेंशन W2। ठीक है, और ए बेसिस किसका हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 का, तभी ये लिखा। अब यहाँ पर एक n से एक n कट भी गया और इस तरह से ये आ गया n प्लस m प्लस l, और ये इसकी क्या हो गई, RHS हल किया, ये आया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, LHS, ये निकालेंगे। अब तुम लोग उतार लो, फिर हम नए सिरे से ही लिखें, उधर से ही लिखेंगे, ये सब बिगाड़। ठीक है, बिगाड़ दे, उतर गया। ठीक, अब सुनो, अब बिगाड़ते हैं, देख। अब यहाँ पर ये RHS हल हो गया, अब हल करेंगे LHS के लिए। W1 डायमेंशन W1 प्लस W2 वो भी आ जाएगा, अगर n प्लस m प्लस l तो हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये हमें करना। अब हम लिखते हैं, देखो
अब हम हल करने जा रहे हैं LHS के लिए। अब हल करने जा रहे हैं LHS के लिए, LHS के लिए, ठीक है। LHS में क्या हल करने जा रहे हैं? डायमेंशन W1 प्लस W2, ये हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी मान अगर n प्लस m प्लस l के बराबर आ गया तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जब डायमेंशन W1 प्लस W2 को हल करने जा रहे हैं तो इसका सेट कंसीडर कर लें, लेट दिस सेट। अब इस सेट को हम मान लेते हैं S3। W1 के सेट को हमने S1 माना था, W2 के सेट को S2 माना था, और W1 प्लस W2 के सेट को हम मान लेते हैं S3। इस तरह से इसका सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब S1 माना था तो इसमें एलिमेंट लिखे थे X और Y के, X और Y। S2 जब माना गया था तो होगा X और Z के। अब इसमें S3 में जब लिखेंगे तो ये तीनों लिखेंगे, X भी आएगा, X का भी आएगा, Y का भी लिखेंगे और Z का भी लिखेंगे। X, Y और Z तीनों के एलिमेंट लिख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं X1 X2 डैश डैश, और इसमें था XN, Y1 Y2 डैश डैश YM, और Z1 Z2 डैश डैश ZL, ये हो गया ZL। ये हमने यहाँ पर मान लिया है। ये सेट किसका मान लिया? S3 का, जो W1 प्लस W2 यानी तीनों को कोफिशिएंट होगा। S1 में XY के, S2 के XZ के हैं, और S3 में फिर हमने XY और ZS कॉमन है, इसलिए इसको S को सिंगल कर दिया, ठीक है। इस तरह से सेट मान लिया। अब समझो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है, अगर ए है तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन कौन सा, वही अल्फा1 X1 वाला लीनियर इंडिपेंडेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें ए तो हो जाएगा अल्फा1 प्लस अल्फा2, अल्फा1 X1, अल्फा2 X2, अल्फा n XN। ए हो जाएगा बीटा1 Y1, बीटा2 Y2, बीटा M बाई M हो जाएगा। ये गामा1 Y1, गामा1 Z1, गामा2 Z2, गामा n L और ZL हो जाएगा। बात को समझ में आ रही? तो इसके लिए हम एक कोफिशिएंट यहाँ पे मान लेते हैं, अल्फा1 अल्फा2 से अल्फा n हो गया। अब लिख लें बीटा1 बीटा2, और ए लिख लें बीटा m तक, और ए लिखें गामा1 गामा2 गामा l तक, और ये सब बिलोंग करते हैं किसके लिए? फील्ड के लिए, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? स्केलर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्केलर कहलाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका रिलेशन लिखते हैं। अब प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, पहले तो वो लिख दें। अब लिखते हैं टू प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करेंगे? प्रूव करेंगे S3 हमारे पास क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है। S3 इज लीनियर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? ये सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। अब लीनियर इंडिपेंडेंट में भी तो हमें मालूम होना चाहिए इसमें क्या होगा। इसमें अल्फा1 अल्फा2 ये सब किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर। तो हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? अब इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट निकालने के लिए अभी हमने बताया वो रिलेशन लेके चलेंगे। तो लिखते हैं टेकिंग रिलेशन। लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए जब रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन क्या आएगा उसे समझो। रिलेशन हमारे पास ए आएगा अल्फा1 X1 अल्फा2 X2 प्लस डैश डैश अल्फा n और AXN। ये हो गया। अब बीटा1 का लिखो, प्लस का बीटा1 Y1 बीटा2 Y2 और प्लस डैश डैश बीटा m बाई m। अब गामा1 के लिए लिखो, प्लस का गामा1 और गामा1 ये Z1 आएगा, ये गामा1 और Z1 प्लस गामा2 Z2 प्लस डैश डैश, और ये हो जाएगा गामा L और ZL, गामा L ZL। बात समझ में? ए रिलेशन हो गया। अब ए रिलेशन किसके बराबर होता है? 0 के। ए रिलेशन किसके बराबर होता है? 0 के। अब यहाँ से ए वाला रिलेशन, ए वाला पद लिख लेते हैं और इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं। तो लिखते हैं बीटा1 Y1 बीटा2 Y2 प्लस डैश डैश बीटा m बाई m बराबर माइनस का, जब इसको इधर रोक लिया इनको इधर ले जाएंगे तभी ये आएगा माइनस का अल्फा1 X1 अल्फा2 X2 डैश डैश डैश
डैश डैश डैश अल्फा एन और एक्स एन प्लस प्लस वो प्लस क्यों, माइनस ही आएगा इसके आगे, माइनस का क्या आएगा, गामा 1 Z1 माइनस गामा 2 Z2 डैश 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 गामा एल और ZL। फिर से देख लो जरा एक बार, ये वाला इधर ही रोक लिया, ये वाला इधर रोक लिया, इसको ले गए माइनस में हो गया, इसको ले गए माइनस में हो गया, इसको ले गए इधर माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको ले गए ये माइनस में हो गया, इसको ले गए ये माइनस, इसको ले गए ये माइनस, ये सब बराबर के दूसरी तरफ कर दिया और इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब LHS इक्वेशन फर्स्ट की, LHS इस इक्वेशन फर्स्ट, LHS आप इक्वेशन फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन की LHS, ये बिलोंग किसे करेगी, ये बिलोंग करेगी W1 के लिए, ये बिलोंग करेगी W1 के लिए। अब ये RHS जो है इसकी, ये मान लेते हैं बिलोंग करेगी किसके लिए, W2 के लिए। लिख लेते हैं यहाँ पर RHS आप इक्वेशन फर्स्ट बिलोंग किसे करेगी, W2 के लिए। बात समझ में आई, ये W1 को बिलोंग कर रहा है और ये किसे बिलोंग कर रहा है, W2 के लिए। W1 में जैसे S1 था, S1 में एलिमेंट किसके थे, X के थे और किसके थे, Y के थे, और S2 में जो एलिमेंट थे वो X के थे, Z के थे, और A बिलोंग किसे कर रहा था, W1 के लिए, और A बिलोंग किसे कर रहा है, W2 के लिए। इसलिए X तो दोनों में है, इधर एक ही तरफ रखना पड़े, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, इसलिए ये Y को इधर रोक दिया, ये बिलोंग किसे कर रहा है, W1 के लिए, और X और Z वाला इधर कर दिया, ये बिलोंग किसे कर रहा है, W2 के लिए। X को अगर इधर रोकना चाहते इधर भी रोक सकते थे, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। बात समझ रहे हो, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अल्फा 1 X1 प्लस अल्फा 2 X2 बीटा 1 से, और ये Z1 वाला एक तरफ कर देते, तब भी ये बिलोंग किसे करता है, W2 के लिए। अब इसके आगे का सुनो, आगे का सुनो। अब दोनों ईच ऑफ देम, अब आगे लिख देते हैं ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए, अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए, जैसा हम तो बता चुके हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब है ईच ऑफ देम W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट एक दूसरे को बिलोंग करेंगे। और जैसे कॉमन क्या है, कॉमन है अल्फा 1 X1 वाला ए वाला रिलेशन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, कॉमन के लिए। तो अगर ए बिलोंग करेगा कॉमन के लिए तो इसका मतलब है बीटा 1 बाई 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 प्लस डैश 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 और बीटा m बाई m, बीटा m बाई m। अब ए वाला रिलेशन जो है वो बिलोंग किसे करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। ये बिलोंग किसे करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। अब यहाँ पर क्या है, अब जब A इसे बिलोंग करेगा तो यहाँ पर जो बट लेकिन जो हमारा सेट है S का, वो क्या है, S वाला सेट है X1 X2 से लेके कहाँ तक है, XN तक। बात समझ में आई, ध्यान है, सबसे पहले लिखा था। अब A बेसिस किसका है, ए जो बेसिस, ध्यान होगा तुम्हें, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन किसका है, W2 का बेसिस है। बात समझ में। अब यहाँ पर अब ए वाला बीटा 1 बीटा 2 वाला जो सेट है ए है, इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर है बीटा 1 बाई 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 और प्लस का डैश 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 और बीटा m बाई m, ये बीटा m बाई m, ये वाला सेट लिख लिया। अब ये सेट किसको प्रदर्शित करेगा, ये बता रहा है, ये सेट प्रदर्शित करेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S के लिए, ये S के लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में, लिखो आगे क्या लिखो, लिखो ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, ऑफ एलिमेंट
ऑफ एस। ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसके एलिमेंट हैं एस के, ये एस के सारे एलिमेंट कह लें। अब इन एलिमेंटों को हम चेंज कर देते हैं, चेंज इस तरह से कर देते हैं, ये लिख लेते हैं, मान लेते हैं del 1 del 2 और del n की फॉर्म में इन कोफिशिएंटों को प्रदर्शित कर देते हैं। इसके लिए, किसके लिए? एस के एलिमेंटों को। del 1 x1 प्लस del 2 x2 और प्लस डैश डैश del n और xn, ये del n xn लिख दिया इसके लिए। अब ये del 1 del 2 del n ये तो हमें मालूम है ये किसके एलिमेंट है? फील्ड के, और ये सब क्या कहलाते हैं? स्केलर कहलाते हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं del 1 del 2 डैश डैश del n, ये बिलोंग करेंगे, किसे करेंगे? एफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट किसके हैं? फील्ड के हैं। एलिमेंट किसके हैं? फील्ड के हैं। अगर ये फील्ड के एलिमेंट हैं तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वाला रिलेशन तो है ही है, और इस रिलेशन की जगह पर ए वाला हमारा del 1 x1 के रूप में प्रदर्शित होगा, इसलिए इसको एक तरफ लाके हम आगे शो कर देते हैं। इसको हम इस तरह शो कर देते हैं β1 by1 प्लस β2 by2 डैश डैश बीटा m बाई m माइनस, और ए वाला इधर लाएंगे तभी ये माइनस का हो जाएगा del 1 x1 del 2 x2 डैश 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 del n xn बराबर का क्या हो जाएगा? 0। ठीक, बात समझ में आई? ये है β1 by1 β2 by2 बीटा m बाई m, और ए वाला इधर आएगा तभी माइनस का del 1 x1 आ जाएगा, del 2 x2 आ जाएगी, del n xn आ जाएगा, और आगे लोग तो है ये इसके बराबर में लिखा हुआ है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, और फिर इसके बराबर के बाद ये लाइन लिखी हुई है और ये इसको बिलोंग कर रहा है। बात खूब समझ में आ रही है? ए बन गया जाके। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर ए है, अगर β1 β2 और del 1 del 2 ये सब 0 हैं तो हमारा S1 जो है वो क्या कहलाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक, लिखो β1 बराबर β2 डैश डैश बीटा m और del 1 del 2 डैश डैश del n। अगर ये 0 के बराबर हैं, ये किसके बराबर हैं? सब हैं 0 के बराबर, तो हमारा S1 जो है वो क्या कहलाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब है S1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट, और S1 हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, अब उतार लो पहले यहाँ तक, फिर आगे का लिखें तुम्हारा। ठीक है, लिख लिया? बताएं। अब सुनो, अब हम यहाँ तक बिगाड़ते हैं केवल। अब पहले सुन लो 1 मिनट लिए, फिर तुम्हें बताएं। अब देखो, अब ये β1 β2 बीटा m ये किसके बराबर है? 0 का। इसकी वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 में रख दें, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तभी क्या होगा? तभी अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक तो पद बचेंगे। ये बचने का मतलब है कि S2 हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो लिखो पुटिंग β1 β2 डैश 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 कहाँ तक है? बीटा m तक। बीटा m पुटिंग β1 β2 बीटा m इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रखें, तभी ये 0 डैश 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 ए भी 0। ठीक है, बराबर ये आएगा α1 x1 α2 x2 और डैश 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 αn xn, और आएगा γ1 z1 माइनस γ2 z2 डैश डैश γn zn। ठीक है, ये आएगा, ये रह जाएगा जब β1 β2 की वैल्यू उसमें रखें। अब ए वाले पद इधर लाके बराबर कर देते हैं, पहले 0, तभी ये लिख लेते हैं α1। ये इधर आया, ये भी भाई माइनस का ही तो है,
यहाँ पर ए माइनस छूट गया था, कौन सा, ए वाला, माइनस अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x, इसको इधर ले आए, तभी ए आएगा अल्फा 1 x1, ये आएगा अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस डैश 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 अल्फा n xn, और आएगा गामा 1 z1 गामा 2 z2 प्लस डैश डैश गामा n zn, और ए बराबर किसके हो गया, 0 के, ए बराबर किसके हो गया, 0 के। गामा गामा एन नहीं है, इसकी वैल्यू रखने का मतलब ये हुआ जाए कि ये हुआ जाए कि इसमें जब रखोगे तो यही हम देख रहे थे, यहाँ पर एल है, धोखे से एन लिख है, ये एल है, ए एल है, और ए वाला एल है, और ए वाला भी एल है, कहाँ है, ए है, ठीक है, ये हो गया जाके। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n गामा 1 गामा 2 गामा l ये सब अगर 0 के बराबर हैं तो S2 हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे किसके हैं, ये एलिमेंट हैं S2 के। तो लिख लो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, और बराबर गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा l। अगर ये बराबर 0 हैं तो इसका मतलब है S2 इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है S2 हमारा क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई। अब इसमें क्या है, अब इसमें S1 भी लीनियर इंडिपेंडेंट है और S2 भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो अब S3 के लिए लिखते हैं, लिख लेते हैं 10 S3 ठीक, ये लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर S3 लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए देखो, इसको हम किस तरह से बताते हैं वो देखो, ठीक, बिगाड़े नीचे वाला देखो। अब यहां पर देखो, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अब होने के बाद देखो, अब हम LSBF के लिए देखो, बाय डेफिनीशन आप लेते हैं, बाय डेफिनीशन आप कौन सी डेफिनीशन, आप लीनियर सम वाली जो 2 सब स्पेस के लिए, डेफिनीशन ऑफ लीनियर सम आप 2 सब स्पेस 2 सब स्पेस। अब ये W1 प्लस W2, ये कैपिटल W1 प्लस W2। अब ये सब स्पेस की डिफिनीशन में क्या होता है, इसमें तुम्हें ध्यान होगा, हमने उस समय तुम्हें लिखाया भी था, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 सच दैट, ये छोटे वाले में इस तरह से यहाँ पर गुंडी टाइप की बना देते हैं। अच्छा, W1 प्लस W2 सच दैट, ये W1 बिलोंग करेगा कैपिटल W1 के लिए, एंड स्मॉल W2 जो है वो बिलोंग करेगा किसके लिए, कैपिटल W2 के लिए। तो स्मॉल W जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 के लिए, और स्मॉल W तो इसे बिलोंग करेगा ही करेगा। तो स्मॉल W बराबर हो किसके जाएगा, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 के। जब इसे बिलोंग करेगा तो ये बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर है तो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका कहलाएगा, S1 का, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका कहलाएगा, S2 का। इसका मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन, ये W1 है इसलिए किसका हो गया, आप S1 प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन आप S2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका हो गया, S2 का। अगर ये S1 और S2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका कहलाएगा, S3 का कहलाएगा। जैसे ये लीनियर S1 का लीनियर इंडिपेंडेंट है, S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है और S2 लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो S3 भी हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो अब नीचे लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ जाए कि लीनियर कॉम्बिनेशन आप S3, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका हो गया, S3 का हो गया, S3 का हो गया। अब देखो इसके लिए बिगाड़, उतार लो उधर का, उतारते भी चलो समझते भी चलो। अब देखो
अब समझो आगे। ठीक, अब ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S3 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, LS3। अब LS3 किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। अगर ये W1 W2 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हुआ S3 बेसिस फॉर W1 W2। इसका मतलब हुआ S3 इज बेसिस फॉर W1 प्लस W2। अब S3 बेसिस हो गया, किसका हो गया, W1 प्लस W2 का। 10। अब S3 को लिखें, अगर ये बेसिस है तो S3 बराबर क्या माना गया था, इसको हम नोट कर देते हैं। तुम्हें ध्यान होगा X1 X2 से Xn तक लिखा गया था, Y1 Y2 से Ym तक लिखा गया था, और लिखा गया था Z1 Z2 से ये लिखा गया था ZL तक, ये लिखा गया था ZL तक। ठीक है, ये लिखा गया। तो अगर ये लिखा गया था, ये बेसिस है किसका, ये बेसिस कहलाएगा W1 प्लस W2 का। बात समझ में। इसका मतलब है इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन, ये बेसिस किसका है, उसको भी लिख दे नीचे, फिर लिखें। अब इसका मतलब हो गया S3 इज बेसिस फॉर W1 W2। इसका मतलब हो गया, इस रिलेशन का मतलब है ये जो आया है S3, ये बेसिस है किसका, W1 प्लस बेसिस फॉर W1 प्लस W2 का। तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन W1 प्लस W2। जब ये बेसिस हो गया है, अब इसका डायमेंशन लिखें। डायमेंशन हम तुम्हें बता चुके हैं, अगर ये n है तो यहाँ पर n आएगा, एलिमेंट m तक है तो m आएगा, l है तो l आएगा। इसका मतलब है डायमेंशन, ये n है, n आ गया, ये m है इसलिए m आ गया, और ये l है तभी ये क्या आ गया, l आ गया, ये आ गया एल। अब तुम्हें ध्यान होगा यही हमारा RHS आया था, और एक किसके बराबर हो गया है, LHS के। ये बराबर किसके हो गया, LHS के, LHS हो गया। अब समझ में आया। अब यहाँ से प्रूफ हो गया है LHS बराबर RHS। अगर LHS बराबर RHS के है, n प्लस m प्लस l उसमें भी आया, इसमें भी आया, तब ये दोनों बराबर हो गए तो A हो गया है। इसका मतलब हुआ डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2, और माइनस का है डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक, और ए हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट कर लो इसे। ठीक है, ये वीडियो YouTube पे डालेंगे, और इसमें जो है लास्ट में सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, लास्ट में सिलेबस। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी वाला हो, ये पेड चैनल है, इसमें जो अगर कोर्स समझ में आए तो भाई पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, इसी तरह से पढ़ाते हैं। पढ़ाई अगर समझ में आए तो कोर्स तुम खरीद सकते हो, और ख़रीदने के लिए शुरू में क्लिप लगी हुई व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मैसेज डालोगे, हम तुम्हें बता देंगे सारे प्रोसेस। ठीक है, अब लास्ट में सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, लास्ट में लगा देते हैं सिलेबस की। अगर किसी को और अदर यूनिवर्सिटी का अगर सिलेबस चेंज होने की डाउट है तो वो अपना सिलेबस भी मिला सकता है, सेम हो। अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, नोट कर लो। अब इसके बाद आगे वाली थ्योरम कराएंगे, वो भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी कठिन है। ठीक है, नोट कर लो। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा की सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले, अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को, ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा
पूरा सिलेबस लिख दिया हमने, ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है, उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है।